नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गोल में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे और उस क्रम में आपका 14 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें से हम लोग झारखंड का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ और यहाँ की जो जनजाति है उसका शासन व्यवस्था पूरी तरह से आपको क्या कर दिया गया है, बताया गया है। और आज हम लोग क्या देखेंगे, जनजातीय विद्रोह। दरअसल झारखंड में बहुत सारे विद्रोह हुआ है और विद्रोह से कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, विद्रोह से सवाल पूछ लिया जाता है। कभी नेतृत्व करता तो विद्रोह का कारण, विद्रोह कब हुआ। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, विद्रोह झारखंड में होने का जो बैकग्राउंड है, जो इसका पृष्ठभूमि है कि आखिर झारखंड में इतने विद्रोह क्यों हुए, विद्रोह का क्या कारण था, वो देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा विद्रोह हुआ उसको देखेंगे और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे विद्रोह को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, तो विद्रोह का सबसे पहले क्यों किया जाता है, किसी का अधिकार से उसको वंचित कर देना, किसी पर शोषण करना, किसी पे नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये सब विद्रोह का कारण बनता है। ठीक है, और उनमें से विद्रोह का जो लोग चर्चा करेंगे, एक आपका राजनीतिक कारण चर्चा करेंगे, साथ ही आर्थिक कारण चर्चा करेंगे और आर्थिक के बाद हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक कारण चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्थिक, झारखंड जो है एक आदिवासियों का प्रदेश है, जिसमें क्या होता है 32 प्रकार की आदिवासियाँ मतलब यहाँ पे निवास करती है। इसके अलावा सदान भी हैं, गैर आदिवासी जिसे लोग कहते हैं। तो अधिकतर क्या है, यहाँ पे आदिवासी है। और आदिवासियों में क्या हुआ कि बाहर से जब लोग यहाँ पे पहुँचे, जैसे कि हमारा बताए थे, जब ये यहाँ की जनजातियों का शासन व्यवस्था वहाँ भी आपको बताया गया, जब अंग्रेज प्रवेश किया उसमें भी आपको बताया गया है। तो मुगलों का आगमन हुआ, फिर सल्तनत में जो मुस्लिम लोग आए, उसके बाद अंग्रेज आए। तो सर्वाधिक कहने का मतलब है यहाँ जो आदिवासी थे, उनका रहन सहन, उनका जीवन शैली, उनकी परंपराएं, उनकी कला संस्कृति कुछ अलग था। और जो लोग बाहर से आए, चाहे वो मुगल हो, सल्तनत हो, चाहे वो अंग्रेज हो, जब वो झारखंड में प्रवेश करते हैं, हालांकि प्रवेश करने का इतिहास सब कुछ बताया गया, क्यों प्रवेश किया, क्यों आया। ठीक है, बार बार एक बात रिपीट नहीं करना है। तो जब ये सब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ की जो जनजाति क्या कह रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास। तो सबसे पहले उसने क्या किया, मतलब राजनीतिक कानून में क्या है, राजनीतिक कानून में जो आदिवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपना अधिकार करने का प्रयास किया। तो ये आपका राजनीतिक कारण है, यानी उसके जीवन में, उसके क्षेत्र में अपना अधिकार साबित करना। साथ ही यहाँ की जो आदिवासी है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। अब नियंत्रण का मतलब क्या, उस पर अपने नियम के अनुसार उसको चलाना, अपना शासन उसको थोपना इस तरह से। इतना ही, आदिवासी स्वायत्ता का मतलब क्या होता है, स्वायत्ता का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है, आज़ादी। तो आदिवासियों का जो आज़ादी था, भले जंगल में रहते थे लेकिन स्वतंत्र रहते थे, जंगलों से शिकारी करना, फल फूल मतलब उत्पाद को खाना पीना और साथ ही खेती करना जो भी करते थे। अब उन पर उनकी जो आज़ादी थी, उन पर जो फ्रीडम था, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। अब ये नियंत्रण कौन किया, मुगल भी किए, सल्तनत भी किए और अंग्रेजों ने भी किया। तो ये सब क्या है, विद्रोह का कारण बनता है। अगर आप पर ही कोई व्यक्ति अधिकार करेगा तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, या तो फिर आपकी आज़ादी पर कोई नियंत्रण स्थापित करे। तो इतना ही नहीं, ब्रिटिश नियमों का और कानूनों का थोपने का प्रयास। अंग्रेज जो कानून बनाते थे, और एक सबसे बड़ी खासियत है हमारा जो पॉलिटिकल सेक्शन है, जो क्या कहते हैं आपका प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट से देखेंगे जब पॉलिटिकल वीडियो में, वहाँ बताया कि अंग्रेज जो है 1773 से नियम बनाना शुरू किया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट्स, फिर आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट्स, इस तरह से आपका 1792 का, फिर 1813 का, बहुत लगातार समय समय पर अंग्रेजों ने क्या किया, कानून लाते रहा। और 1909, 1919, 1935, अंततः 1935 तक जो था, 3500 से लेकर 1935 का जो है उसी का 60% लेके संविधान बनाया गया। तो इतना जो समय समय पर रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जो भी समय ला गया, भारत शासन प्रणाली, इतना जो काम लाया, इसका एक ही मकसद था, उसको दिखाना था कि हम आपके देश में शासन कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे कानून बना रहे हैं। और जो, या तो फिर जो हम कानून बना रहे हैं वह कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है, कंपनी के लोगों पर। लेकिन ऐसा नहीं होता था, सारा कानून कहीं ना कहीं
यहाँ पर शोषण के लिए ही बनाया जाता था। और धीरे धीरे इन कानूनों की वजह से एक समय ऐसा आया कि इंडिया पूरी तरह से अंग्रेजों की अधीन में आ गया। तो ब्रिटिश जो नियम बनाते थे, हालांकि ये अब जरूर देखें, यहाँ से भी सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश ने जो नियम बनाते थे, जो कानून बनाते थे, वो यहाँ की जनजातियों पर, यहाँ के आदिवासियों पर थोपने का प्रयास करते थे, जो यहाँ के जनजाति के खिलाफ हुआ करती थी। तो यह भी एक राजनीतिक कारण है। इसके बाद ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण है। ब्रिटिश कर्मचारी बोलेंगे तो यहाँ जब भी कर्मचारी मतलब एक सरकारी व्यक्ति, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्ति होते थे, वो भी यहाँ के लोगों पर, आदिवासियों पर क्या करते थे, शोषण करते थे। इसके बाद आपका आता है जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना। जमींदार जो होता था एक बीच का कड़ी होता था, मध्यस्थ होता था। आपको भारत का आधुनिक इतिहास में रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब पढ़ाया गया है। वहाँ भी आप देख सकते हैं कि जमींदार क्या करता था, जो आदिवासी होता था, जो किसान होता था, उससे, जो कृषक होते थे, श्रमिक होते थे, उससे लगान लेते थे और अंग्रेजों को दिया करते थे। और ये थोड़ा बहुत नहीं, 10/11 अस्थायी बंदोबस्त में आप देखे होंगे, 10/11 बहुत बड़ी बात है कि 10 हिस्सा जमींदार लेते थे अंग्रेज को देने के लिए। तो इसके पास बचता कितना था, 1/11, सोच सकते हैं। इस तरह से लगान की व्यवस्था होता था और जमींदारों द्वारा, जमींदार भी यहाँ पर शोषण करते थे यहाँ की जनजातियों में। और इससे क्या हुआ कि जमींदार का तो जीवन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो किसानों से लेते थे, अंग्रेजों को देते थे, बीच में थोड़ा बहुत अपना बचा लेते थे, लेकिन किसानों का जीवन बहुत बदतर हो गया था। तो आपने ये देखा कि आदिवासियों का विद्रोह करने का राजनीतिक कारण क्या था, क्या देखा, राजनीतिक कारण देखा। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कहने का मतलब है, आर्थिक जब भी बात होता है ना, तो आर्थिक मतलब धन से समझिए, धन, संपत्ति, पैसा से जोड़िएगा, ठीक है। तो आर्थिक कारण का जमींदार और साहूकार द्वारा आदिवासियों का शोषण। जमींदार क्या करते थे, अगर आप लगान नहीं दे पाए हैं तो आपकी ज़मीन को नीलाम कर दी जाती थी, आपका ज़मीन किसी और को दे दिया जाता था। फिर जो कृषक होते थे, जो किसान होते थे, उसका ज़मीन किसी और को चला जाता था। इतना ही नहीं, जो साहूकार होते थे, साहूकार आज भी गांव घर में जो महाजन होते, महाजन सेठ लोग, जो किसानों को, गरीबों को 2%, 4%, 10% जो सुदखोर कहते हैं, ठीक है, जो कि कानूनन जुर्म है एक तरह से। तो जो साहूकार लोग होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट पर ब्याज पर लोगों को पैसा देते थे, और अगर वह आदिवासी पैसा नहीं घुमा पाते थे तो फिर उसी का घर से, उसी का जमीन से, उसी का मतलब क्या कर सकते थे, उसे वहाँ से हटा दिया जाता था। तो इस प्रकार से जमींदारों का भी शोषण था और साहूकारों पर शोषण था। इसे लोग आर्थिक कारण मानेंगे। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त, अभी तो बता ही रहे थे, अस्थायी बंदोबस्त जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया। यह इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है किसान के जीवन में। अब 10/11 अगर देना पड़े, हालांकि इसका डिटेल्स के लिए हमारा जो भारत का प्राचीन भारत, आधुनिक और मध्यकालीन भारत का जो वीडियो अपलोड है इतिहास में, आप उनको जरूर देखें, बहुत ही कॉन्सेप्ट वे के साथ वहाँ बताया गया है। तो अस्थायी बंदोबस्त जब लाया गया तो किसानों का जीवन बहुत खराब हो गया था। 10/11 जो कि जमींदार लेते थे, तो अस्थायी बंदोबस्त, तो ये भी आर्थिक कारण हुआ। आप जितना आप धान का खेती कर रहे हैं या जितना भी कुछ का खेती कर रहे हैं, वो तो सारा अंग्रेज के पास जा रहा है, तो आर्थिक कारण हुआ नहीं, आपके पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा। इसके बाद है अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव। और अकाल में जो ऐसा होता था, जो सरकार की ओर से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो सहयोग मिलता था, वो भी बंद हो गया था। साथ में कृषि संबंधित अन्य समस्याएं, किसानों का बहुत प्रकार की, उसके लिए कभी कोई कानून, भलाई का कानून नहीं आता था। और वन कानून द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण, कहने का मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जंगल में रहते हैं, उस जंगल पर भी वन कानून, यानी जैसे कि अगर आप उस क्षेत्र का कोई वन उत्पाद, फल फूल, कोई भी चीज़ अगर आप प्राप्त करते हैं तो उस पर भी अंग्रेज क्या करते थे, अपना नियंत्रण या कानून स्थापित करते थे। जो कि अब जंगल जो देख रेख कर रहा है, जो उस पर निवास है, जो निवासी है वहाँ पे जो रह रहे हैं, उसमें भी नियंत्रण स्थापित करते थे, जो उसका एक आर्थिक कारण बनता था, क्योंकि वह सब बेच के अपने जीवन यापन भी करते थे, खाते थे और जीवन गुजारते थे। तो आपने राजनीतिक कारण देखा विद्रोह का, आर्थिक कारण भी देखा। इसके बाद क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक। जब भी सांस्कृतिक की बात करेंगे, तो आप रखिएगा कल्चर से, उसका रीति रिवाज से, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, जनजाति परंपराओं में हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब क्या? हस्तक्षेप का मतलब, मान लीजिए कोई जनजाति है और हमारा कोई त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग उसे करते हैं, लेकिन जब यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ या मुगलों का आगमन, खासकर अंग्रेजों लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ
तो ये अंग्रेज को पता नहीं था कि यहाँ की जनजाति को क्या कल्चर है, इसका क्या रीति रिवाज है, और उस पर वो क्या करते थे, उसको कभी बंद करते थे, काम के माध्यम से रोक भी दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ का जो रीति रिवाज है उसको रोकना, उस पर अपना हस्तक्षेप करना, ठीक है, दखल अंदाजी करना, तो ये सब क्या था, विद्रोह का कारण बना। मान लीजिए कि अब सरहुल बना है, सरहुल को रोक दे, मंडा पर्व कर रहे हैं उसको रोक दे, तो ये क्या होता है। अगर आपको धर्म, आपका कोई कला संस्कृति है, आप उसे कर उस पर भी अगर रोक लगा दें तो स्वाभाविक सी बात है विद्रोह लोग करेंगे करेंगे। तो ये आपका ये आदिवासियों का सांस्कृतिक कारण था। इसके अलावा दिकुओं द्वारा आदिवासियों का हीन समझना। हीन का मतलब क्या, एक निम्न समझना, निम्न कमजोर समझना। ठीक है, और जो दिकु लोग होते थे, दिकु मतलब गैर आदिवासी। ठीक है, और आपको बता भी चुके हैं कि दिकु कौन होता था। दिकु जो जमीन नीलामी होता था, यहाँ की अभी आपने देखा कि जमीन नीलाम कर दिया था, तो जो जनजातियों की जमीन नीलाम होती थी, और जमीन नीलाम करने के बाद जो बाहर के लोग आके बसते थे उसी को लोग दिकु कहते हैं। और खास करके वो बहुत परेशान करते थे, हम लोग क्षेत्रीय भाषा में दिखाने वाला, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा था दिकु। तो दिकु लोग भी क्या करते थे, यहाँ के जो आदिवासी थे उसको निम्न समझते थे, निम्न अर्थात कमजोर समझते थे। और इसके साथ क्या हुआ, ईसाई धर्म का विस्तार। ईसाई धर्म का विस्तार, अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह से आज के समय में राजनेता लोग करते, नेता लोग क्या करते हैं, कुछ नेता हिंदू के बल पे जीत जाते हैं, तो कुछ नेता मुस्लिम के वोट से जीत जाते हैं। तो नेता लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और उसी प्रकार अंग्रेज भी करते थे। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ के लोगों को धर्म के रूप में, धार्मिक में उलझा के रख देना, ताकि हम यहाँ पर शासन अपना अच्छी तरह से चला सके, और जो यहाँ से हमें धन प्राप्ति होगी उसे हम अपने प्रदेश अर्थात यूरोप महादेश में ले जा सके। और ईसाई धर्म की बात करते हैं, 1813 की घटना है। 1813 में जब अंग्रेज ने नियम बनाया था, तो यह 1813 में ईसाइयों का आगमन का आदेश दिया गया था। और आज ईसाई धर्म में आपको पता होगा कि काफ़ी लोग जो हमारी जनजाति है वो ईसाई मानने लगे, जबकि इसका यह धर्म नहीं है। तो ईसाई धर्म को ला के यहाँ के लोगों को क्या कर दिया, धार्मिक रूप से उलझा दिया गया। तो यह भी इसका क्या हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण बना। तो इस तरह से आपने देखा झारखंड में विद्रोह के कारण राजनीतिक कारण हुए, और आर्थिक कारण थे, और सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे, और इन सभी कारणों की वजह से लास्ट में यहाँ की जनजातियों को विद्रोह करना पड़ा। और वह काफ़ी विद्रोह है, जिनमें से देखेंगे ढाल विद्रोह देखेंगे। हालांकि ढाल विद्रोह का डेट नहीं है, तो क्या करेंगे, ढाल विद्रोह जो है, चुआड़ विद्रोह है, जब इसको विद्रोह में पढ़ेंगे तो वहाँ इसका डेट, कारण, क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता और इसका परिणाम सब कुछ बिल्कुल डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, जिस तरह से भी बताया जा रहा है। ढाल का लोग चुआड़ विद्रोह देखेंगे, फिर चेरो विद्रोह देखेंगे। चेरो विद्रोह जिसमें भूखन सिंह का यहाँ योगदान रहता है। भोक्ता विद्रोह भी देखेंगे, भोक्ता विद्रोह 2 बार लिखा गया है। घटवाल विद्रोह को देखेंगे। पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह में यहाँ देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपना कूटनीति प्रयोग किया था। वो चाहते थे कि अंग्रेजों ने क्या किया, पहाड़िया विद्रोह में संथाल जनजाति को, ठीक है, हल्का सा बताते हैं आपको, संथाल आदिवासी झारखंड में नहीं थे, ठीक है, अभी 32 जनजाति में से एक संथाल है, संथाल सर्वाधिक है, वो संथाल झारखंड में नहीं थे। अब संथाल को बाहर से ला के यहाँ प्रवेश करा दिया, और पहाड़िया जो लोग थे उसको अल्पसंख्यक बना दिया गया, और इस तरह से पहाड़िया विद्रोह को मतलब दमन किया गया था। लेकिन वही संथाल जिनको अंग्रेजों ने यहाँ पे संथाल पर नाम बसाया था, लास्ट में 1855-56 में क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, जिसको लोग संथाल विद्रोह अर्थात हुल विद्रोह कहते हैं, जिसमें से सिद्धू कानू, चांद भैरव और उसकी बहन फूलो झानो बहुत कॉन्सेप्ट के साथ मतलब एक विद्रोह के बारे में बताया जाएगा। आज बैकग्राउंड और विद्रोह का नाम। इसके बाद तमाड़िया विद्रोह, तमाड़ जो रांची के क्षेत्र में हुआ था। और अन्य क्या है, पीर का आंदोलन, झारखंड की मांग में मतलब स्वतंत्र होने का पहला क्रांतिकारी इतिहासकार कह सकते हैं तिलका मांझी 1785 में। इसके बाद मुंडा विद्रोह, यही मुंडा विद्रोह का परिणाम है, मुंडा विद्रोह का परिणाम है CNT, जिस तरह से JPSC में आपका CNT SPT जो जमीन से संबंधित कानून है, उससे आपको 12 प्रश्न रहेगा जो हम आपको क्या कर दिए, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो है वीडियो अपलोड होगा, अभी हुआ नहीं है। CNT और SPT का वीडियो अपलोड होगा, जैसे ही खत्म होगा इसके बाद CNT और SPT ही अपलोड होगा, ठीक है। और जितने भी विल्किंसन रूल्स है, भूमि अर्जन कानून है, ठीक है, वन का कानून है, तो मुंडा विद्रोह का परिणाम था। और इसी मुंडा विद्रोह के बाद कोल विद्रोह भी हुआ 1831 में। इसके बाद हो विद्रोह हुआ, हो विद्रोह 20 में हुआ था, मेजर रफेज के नेतृत्व में हुआ था, रफेज ने दबाया था, जो कि शिवभूमि में हुआ था, रोहन नदी के किनारे। तो इस सब के बारे में देखिए, भूमि विद्रोह देखेंगे कि किस तरह से गंगा नारायण सिंह का जो है सो
गला काट दिया जाता है और अंग्रेजों के पास भेजा जाता। मतलब यहाँ के जो लोग हैं राजा, जो उसी को आपस में अंग्रेज लड़ा दिया करते थे, ताकि वो दो लोग अपने आपस में लड़े और फिर दोनों में से ही कोई एक बैठे और हमें राजस्व दे। संथाल विद्रोह जिसका भी चर्चा कर ही रहे थे, और सरदारी भी आंदोलन है, साथ में सफा और आंदोलन जो कि प्रिय और भक्तिमय आंदोलन, जिससे हिंसा, खून खराबा या मांस मदिरा बिल्कुल परहेज किया गया था। खरवार आंदोलन जो कि सबसे झारखंड का एक युद्धक लड़ाकू, इसका भागीरथ मांझी को माना जाता है, मार्शल व्यक्ति माना जाता है, जो कि लड़ने बहुत माहिर होते हैं ये सब, ठीक है। सत्य के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाले खरवार आंदोलन, जिसका प्रश्न हर एग्जाम में रहता है, कोई भी एग्जाम हो, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न आता है। फिर आपका मुंडा विद्रोह और बिस्सा आंदोलन आपका एक ही है, जिसको लोग उलगुलान के नाम से भी जानते हैं, और जेपीएससी पूछा गया था 2016 में कि किस विद्रोह का नाम उलगुलान था, ठीक है। तो याद रखेंगे, जिस तरह से संथाल विद्रोह का नाम हुल है, उसी तरह से बिस्सा आंदोलन, मुंडा विद्रोह का नाम भी क्या है, उलगुलान है। तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो है आज 15 है, तो इसके पहले का जो 14 वीडियो अपलोड है, अगर आप उनको देखे होंगे तो शायद मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ताना भगत आंदोलन, जिसमें से महात्मा गांधी के शिष्य लोग थे, ताना भगत के आंदोलन जो थे, जितने भी थे सब महात्मा गांधी की तरफ से सपोर्टर थे, ठीक है। इसके बाद हरि बाबा आंदोलन जो कि शुद्धि आंदोलन के रूप में ये चला था। तो काफ़ी आंदोलन है, एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धाल विद्रोह। क्या पढ़ेंगे? धाल विद्रोह। तो धाल विद्रोह समझेंगे थोड़ा सा मैप से। धाल विद्रोह को देखिए, ये जो आपका झारखंड का मैप है, आप मैप जरूर याद रखेंगे, मैप जो है सो झारखंड का जरूर याद रखेंगे। और इस झारखंड का मैप अगर आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट मतलब डेवलप के साथ अगर झारखंड का मैप पढ़ना है, तो हमारा जो जियोग्राफी का सेक्शन था, जियोग्राफी झारखंड जियोग्राफी का वीडियो लगभग बन चुका है। तो उनका पहला पार्ट जो है झारखंड का जियोग्राफी से है, उसमें ये भी बताया गया कि जियोग्राफी से कैसा प्रश्न पूछता है। तो आप जियोग्राफी का जो पहला पार्ट है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, तो ये इलाका जो था, ये इलाका आपका पड़ता था सिंहभूम, ठीक है। ये पूरा इलाका सिंहभूम पड़ता है, और सिंहभूम में ही ये धाल विद्रोह हुआ था। सिंहभूम में, जैसे कि वहाँ धालभूम है, तो सिंहभूम मतलब ये पूरा इलाका सिंहभूम है, तो धालभूम एक छोटा मोटा क्षेत्र था। धालभूम जो है एक छोटा मोटा क्षेत्र था, वहाँ पे हुआ था ये धाल विद्रोह, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि धालभूम कहाँ पर हुआ, धाल विद्रोह कहाँ हुआ था? धालभूम में हुआ था। धाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? धालभूम में हुआ था। और इसके बाद ये विद्रोह का डेट देखिए, 1767 से 1777। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धाल विद्रोह जो है कितने सालों तक चला था, तो धाल विद्रोह 10 साल तक चला था, ठीक है। किताब में आपका लिखा नहीं रहेगा कि कितने साल तक चला है, बस वो उसी से क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है, सर्च करते एक तरह से। आप देख रहे हैं कि 1767 से 1777 10 साल तक ये विद्रोह चला था। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने साल चला? 10 साल चला। इसके बाद आखिर विद्रोह होने का कारण क्या था? विद्रोह होने का कारण क्या था? देखिए, अंग्रेजों का जो आगमन होता है झारखंड में, अंग्रेजों का जो आगमन होता है वो सिंहभूम और ये मानभूम होते हुए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लोग सिंहभूम देखेंगे, क्योंकि सिंहभूम के बाद वो मानभूम क्रॉस करते हैं। तो अंग्रेज सबसे पहले आते कहाँ पे है? सिंहभूम आते हैं। और सिंहभूम जब आते हैं तो सिंहभूम आखिर कौन सा अंग्रेज था, किसके नेतृत्व में अंग्रेज सिंहभूम पहुँचता है, और सिंहभूम क्यों पहुँचता है? देखिए, 12 अगस्त जो है ना, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल वंश के एक सम्राट थे, तो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था? अंग्रेजों को दीवानी अधिकार, अंग्रेजों को, जब भी हम अंग्रेजों की बात करेंगे तो आप अंग्रेजों का कंपनी से संबंधित आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दे दिया। दीवानी अधिकार मतलब एक तरह से जमीनी अधिकार। और दीवानी अधिकार में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर मतलब हमारे क्षेत्र, ठीक है। तो दीवानी अधिकार 1765 में मिल गया, और 1765 में मिला तो ठीक उसके 2 साल के बाद जो है सो अंग्रेज झारखंड में आना शुरू किए। और जब झारखंड में आए तो सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पहुँचे? सिंहभूम पहुँचे। ये भी एग्जाम में सवाल आया है कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन किस ओर हुआ था, तो याद रखेंगे सिंहभूम की ओर हुआ था। इसके बाद किसके नेतृत्व में हुआ था? तो झारखंड में आने वाला जो पहला अंग्रेज था, जो आए तो बहुत थे, एक अकेले नहीं आते, लेकिन नेतृत्व करता जो थे उसका नाम क्या था? फर्गुसन था।
क्या था? फर्गुसन था। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ हुए पहला विद्रोह क्या था? तो जब धाल विद्रोह पहली बार हुआ तो पहला विद्रोह क्या होगा? धाल विद्रोह। इसलिए हम लिखे कि अंग्रेजों के विरुद्ध में हुआ यह प्रथम विद्रोह था। क्या था? प्रथम विद्रोह था। अब यहाँ पे हम प्रथम विद्रोह लिखे हैं और यहाँ भी प्रथम विद्रोह लिखे हैं, तो ये सब क्या कन्फ्यूजन है, आप वीडियो में बने रहिए तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना बन सके आप वीडियो को शेयर करें। देखिए, तो ये प्रथम विद्रोह था क्योंकि धाल लोगों ने ही विद्रोह किया। तो सिंहभूम में अंग्रेज आए और सिंहभूम में अंग्रेज आने के बाद तुरंत चले गए कहाँ पे? धालभूम चले गए। ये इसी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। आप कहता है कि देखिए बाद में धालभूम गए, सिंहभूम में वहाँ पे एक विरोध नहीं हुआ, तो सिंहभूम के जस्ट बाद क्या है? धालभूम गए। और धालभूम के जो राजा थे उस समय, धालभूम के राजा जगन्नाथ धाल थे। और ये जगन्नाथ धाल जो थे ये जाति के, अब इसके पहले वाला वीडियो जो हमारा बना है झारखंड का मध्यकालीन और आधुनिक, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि धाल लोग जो होते थे जाति से धोबी हुआ करते थे और अपने जो क्या कहते हैं कला संस्कृति मतलब संस्कृति में नर बलि चढ़ाते थे। नर बलि मतलब मानव का बलि चढ़ाते थे, ये वही धाल है, ठीक है। तो जगन्नाथ धाल धालभूम के राजा थे, ठीक है। जगन्नाथ धाल धालभूम के राजा थे। तो अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया? इसे अपदस्थ कर दिया। और अपदस्थ का मतलब होता है उसे हटा देना, राजा के पद से हटा देना। और हटाया उसके बाद जो सो नीमू धाल को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? यहाँ पे राजा के तौर पर बैठा दिया, ठीक है। लेकिन एक वजह आपको ये भी जानना पड़ेगा कि अंग्रेज किसी भी क्षेत्र में क्या करते थे, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, बिहार हो, कहीं भी जब अंग्रेज जाते थे तो वहाँ के जो राजा हुआ करता था उसको उसके साथ युद्ध करते थे। और युद्ध करने के बाद वो राजा जब हार जाते थे तो फिर उसी को राजा बना दिए जाते थे। लेकिन हाँ, उसके बदले में क्या होता था? एक सालाना कुछ पैसा बांध दिया जाता था कि आपको इतना लगान के तौर पर इतना पैसा देना पड़ेगा। यानी राजा तो वही रहता था लेकिन हारने के बाद अंग्रेजों के अधीन वो काम करता था, समझिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? जगन्नाथ धाल को जब हटा दिया तो नीमू धाल को बैठाया। लेकिन यह विद्रोह इतना व्यापक रूप से फैल चुका था क्योंकि 10 साल चला धाल विद्रोह। तो विद्रोह इतना मतलब भयावह था एक तरह से कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। और इसी क्रम में बाद में अंग्रेज क्या करते हैं? रुक और मेगन को भेजते हैं विद्रोह का दमन करने के लिए। तो यहाँ ये भी सवाल बनता है कि धाल विद्रोह का दमन किसने किया था? हालांकि दमन तो हो नहीं पाया, एग्जाम बनता है, प्रश्न बनता है कि धाल विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने किसको भेजा था या तो मतलब दमन किसने किया था? तो देखिए, एक था रुक और एक था मेगन। ये दोनों धाल विद्रोह का दमन करने हेतु झारखंड आए। और फर्गुसन पहली बार सिंहभूम में प्रवेश किया था लेकिन उसमें विद्रोह नहीं हुआ। तो फर्गुसन प्रवेश किया था और ये सब आए थे धाल विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों को साथ मतलब सफलता नहीं मिला। 10 साल तक लगातार अशांति बना रहा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1777 में पुनः 67 में शुरुआत होता है 10 साल के बाद, मतलब लगभग 10 साल। तो 1777 में पुनः क्या करता है? जगन्नाथ धाल को जो है सो अंग्रेज क्या करते हैं? राजा बनाते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ धाल को राजा बनाते हैं तो यह विद्रोह क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो भी आपने क्या देखा? एक बड़ा अच्छे से बैकग्राउंड समझा कि धाल विद्रोह होने का वजह क्या था और फिर से शांत क्यों हुआ। लेकिन विद्रोह तो शांत हो गया, लेकिन यहाँ पे एक 2000, 3000 और 4000 प्रत्येक साल 3 साल के लिए, कि पहला साल जो है आपको 2000 रुपया वार्षिक कर देना पड़ेगा। जगन्नाथ धाल देते थे किसको? अंग्रेज को, जब उसको राजा बना दिया तब। राजा बनाने के एवज में, राजा बनाने के बदले में पहला साल 2000, दूसरा साल 3000 और ये तीसरा साल 3000। और बाद में यही पैसा जो है 1800 ईस्वी आते आते ये जो मतलब बढ़ के कितना हो गया था? 4267 रुपया हो गया था। तो ये तो आप नहीं याद रख सकते, ये आपको याद रखना होगा कि प्रथम 3 साल के लिए 2000, 3000 और 4000 मतलब राजा बनने के एवज में जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजों को देने के लिए बात किया था। तो ये जो बैकग्राउंड था ये धाल विद्रोह का था।